गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतर्गत हम लगातार बात करते आ रहे हैं सेलों के संयोजन का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली चलते हैं हम समांतर क्रम संयोजन की ओर। और समांतर क्रम संयोजन का परिभाषा सबसे पहले जान लें कि दो या दो से अधिक सेल का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल का जो धनात्मक सिरा होता है वो परिपथ के किसी एक बिंदु से और ऋणात्मक सिरा परिपथ के किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, उसे सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। तो जैसा इस डायग्राम के माध्यम से हम शो करने जा रहे हैं, मान लो दो बिंदु ए और बी है, इसके साथ मान लो ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, इसी प्रकार हम कंटिन्यूअस जोड़ते जाते हैं और ये मान लो एनवा सेल जो है वो एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया गया। समांतर क्रम में देखें तो प्रत्येक सेल का जो धनात्मक सिरा है वो बिंदु ए से जुड़ा है और प्रत्येक सेल का ऋणात्मक सिरा बिंदु बी से जुड़ा हो। अब हम परिपथ में एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ एक कुंजी के को कनेक्ट कर देते हैं और ये हमारा परिपथ तैयार हो गया। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो मान लो कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये जो धारा आई होगी वो किन परिस्थितियों में हमें अधिकतम प्राप्त होगी, जब हम समांतर क्रम संयोजन का फॉलो करते हैं तब। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मान लो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और उसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो स्मॉल आर है। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बराबर कैपिटल ई, जबकि मान लेते हैं यदि परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर डैश हो, तो यहां देख रहे हैं कि प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर लिया गया है जो कि समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, इसलिए निश्चित तौर पे जो उसका टोटल प्रतिरोध होगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r अप टू डैश एन बार। तो यहां से लिखा जा सकता है 1/r डैश इज इक्वल टू n/r, या इसी को लिख सकते हैं r डैश इज इक्वल टू r/n। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ के कुल प्रतिरोध की बात करें तो परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध जो लगाया गया है, तो आंतरिक प्रतिरोध हमारे सामने है आर डैश और बाह्य प्रतिरोध जो है कैपिटल आर, चूंकि वो श्रेणी क्रम में संयोजित है इसलिए आर प्लस आर डैश, या ये लिखा जा सकता है आर प्लस स्मॉल आर अपन स्मॉल एन। अतः परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ की जो कुल धारा होगी, तो नॉर्मल सी बात है, कुल धारा मतलब कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल धारा बराबर हमको पता है कि कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध है, तो कुल धारा कैपिटल आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल जो है वो हमारे पास है कैपिटल ई अपन कुल जो प्रतिरोध है वो आर प्लस स्मॉल आर अपन स्मॉल एन। इसको सॉल्व करते हैं तो ई अपन एन इंटू आर प्लस आर अपन स्मॉल एन, यहाँ पर कुछ नहीं इसका मतलब 1, तो एन इंटू 1 एन हो जाएगा, एन का मल्टीप्लीकेशन एन इंटू कैपिटल आर प्लस आर, तो यहाँ से एन इंटू ई अपन एन आर प्लस स्मॉल आर, ये परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का व्यंजक होगा। बट दिक्कत ये है, सबसे बड़ी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज निकाल कर सामने लाना है कि परिपथ में कब अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। तो अधिकतम धारा के लिए हम देखते हैं, तो दो केसेस हम स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट, यदि कैपिटल आर इज ग्रेटर वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान स्मॉल आर मतलब आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में बहुत अधिक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपन एन कैपिटल आर, एन और एन कैंसिल हो जाएगा तो ई अपन कैपिटल आर, मीन्स एक सेल, इसको अलग से लिख देते हैं, एक सेल से प्रवाहित धारा। कहने का मतलब अगर जब हम सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो बाह्य प्रतिरोध का मान जो आंतरिक प्रतिरोधों की तुलना में अधिक है, तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर
ये देखा जाता है कि जो धारा है, परिणामी धारा, वो एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होती है। केस सेकंड हम स्टडी कर लेते हैं। केस सेकंड, यदि कैपिटल R इज वेरी लेस देन स्मॉल r, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान स्मॉल r की तुलना में बहुत कम है, यदि बाह्य प्रतिरोध कम है, तब क्या होगा, I इज इक्वल टू एन ई अपन स्मॉल r, मीन्स n इंटू ई अपन r, या ये लिखा जा सकता है n इंटू एक सेल में प्रवाहित धारा। तो यहाँ ये देखने को मिलता है कि जो परिपथ में प्रवाहित धारा है वो एक सेल में प्रवाहित धारा के n गुनी होगी। तो स्पष्ट हो जाता है कि जो बाह्य प्रतिरोध का मान यदि आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में कम है तो निश्चित तौर पे परिपथ से होकर अधिकतम धारा प्रवाहित होती है।